हेलो फ्रेंड्स, ये अपना थर्ड पार्ट है। अब इसमें हम देखेंगे कि आगे इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस की। तो फिर इसमें अपन इसी के साथ अपन बाय साइड कैसे ये ब्यूरोक्रेट्स मतलब प्रशासन में कैसे हेल्पफुल है वो भी अपन साथ में देखते जाएंगे। तो अब देखो, डैनियल गोलमैन जो थे, इन्होंने क्या इस पर रिसर्च किया और फिर इन्होंने इसकी कैपेबिलिटीज़ बताई। तो सबसे इसके इन्होंने 5 कैपेबिलिटीज़ बताई। मैं एक एक बता रहा हूँ, फिर उसके बाद अपन इनको डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला तो था, वो था सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आत्म जागरूकता या स्व जागरूकता। ठीक है। सेकंड वाला है सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है। थर्ड वाला है सोशल अवेयरनेस। फोर्थ है एम्पैथी और फिफ्थ है मोटिवेशन। तो ये इसकी 5 कैपेबिलिटीज़ हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। हम एक एक अब इसको समझते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस, जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस रहती है, वो अपने आप को जागरूक बनाती है। तो इसका सबसे बेस्ट, इसके मतलब 3 टाइप्स होते हैं। देखो, एक तो क्या होता है कि इमोशनली अवेयरनेस अपने जागरूक करती है अपनी इमोशंस के बारे में। ठीक है। दूसरा बात, विशुद्ध स्व आकलन, अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर उसके बाद में कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसका बता रहा हूँ कि सेल्फ अवेयरनेस अगर आप होते हो तो इसका प्रशासन में क्या हेल्प होती है। तो इसके मैं आपको 2-3 एग्जांपल बताता हूँ। कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है मीडिया को संभालना। तो देखो, क्योंकि ब्यूरोक्रेट जो होते हैं, मीडिया का सामना होता है, क्योंकि आप जो भी मान लो कि कोई स्कीम लॉन्च कर रहे हो या आप जो भी हो XYZ, तो आपका मीडिया से सामना होता है। अब देखो, एक चीज़ याद रखना कि अगर आप अवेयर नहीं हो, क्योंकि भाई मीडिया का क्या होता है, क्या रोल है, वो क्या चाह रहे हैं आपसे, कैसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंट है, वो क्यों क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप कभी देखना। आज अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद में जब आप देखोगे इंटरव्यू देखना किसी ब्यूरोक्रेट का, तो देखना वो फालतू क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे। इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, विदेश मंत्रालय का सुनना। उसमें बहुत सारे ऐसे पत्रकार बैठे रहते हैं, कुछ भी पूछते रहते हैं, वो उसका जवाब ही नहीं देते। और वो क्या करेंगे, 3-4 लोगों को एक साथ कंबाइन आंसर देते हैं, भाई इसका सुन लिया, इसका सुन लिया, इसका सुन लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सेल्फ अवेयर होते हैं, उसको उनको पता है कि इनको क्या इन्फॉर्मेशन देना है और क्या नहीं देना है, वो सब कुछ होता है। ठीक है। दूसरा बात है हैंडलिंग पिटिशन गिवर्स। जैसे इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ, इसकी स्टोरी है। देखो, क्या होता है कि अगर आप सेल्फ अवेयर नहीं रहोगे ना, तो इसका देखो लोग कितना नकारात्मक नुकसान मतलब उठाते हैं। जैसे मान लो कोई ब्यूरोक्रेट होता है, ब्यूरोक्रेट बोलता है कि सेंसिटिव होना चाहिए। देखो, वो स्वाभाविक सी बात है, होना भी चाहिए कि जो मार्जिनलाइज जो सोसाइटी के पार्ट्स है उनके प्रति है अपने, इसीलिए जो सोशल वीकर सेक्शन है उसके प्रति अपने को सेंसिटिव होना चाहिए ब्यूरोक्रेट को। तो देखो, मान लो एक क्या हुआ कि एक ज़िले में ऐसा हुआ कि एक IAS अधिकारी था, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था, इसलिए फेमस था कि वो गरीबों के लिए बहुत है, गरीबों को जब भी जाता है उसकी सुनवाई सबसे पहले उनको सुनता है, ये है। तो उस ज़िले में ये हो गया कि अब देखो यही है कि अब वो ब्यूरोक्रेट था, वो अच्छा काम कर रहा है, सेंसिटिव है, सब कुछ है। अब देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होने के कारण क्या दिक्कत होगा। अब वो क्या है कि गरीबों की सेवा करता था। अब ये जब लोगों के गांव में पता चले कि भाई ये अगर मान लो कि आप इसके बाद गरीब फटे टूटे कपड़ों में जाओगे तो जल्दी सुनता है, सबको अच्छे तरीके से आपका काम करता है, ये सब कुछ है। अब लोग वहाँ पे इस चीज़ का मिस यूज करिए। अब वो सब जो लोग जो पैसे वाले भी थे वो गरीब बन के आते थे, और उसका मतलब जो भी था काम वो निकलवाने के लिए ऐसा करते थे। अब देखो, यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट को सेल्फ अवेयरनेस होना पड़ेगा कि लोग ऐसे इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, उसको ये सोचना पड़ेगा। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होगा, ऐसे हेल्प करते जाएगा, गलत लोग भी फ़ायदा उठा रहे, नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इसका थर्ड एग्जांपल मैं तुम्हें देना चाहूँगा कि ब्यूरोक्रेट्स में कैसे सेल्फ अवेयरनेस का कितना रोल होता है। ये होता है जैसे मान लो कि जहाँ प्रदर्शन धरना वरना हो रहा है, जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी जैसे मान लो किसान आंदोलन से जोड़ लो। अब किसान आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है भाई, उनके राइट्स है, जो अपना आर्टिकल 19 में मेंशन किया गया उसके तहत वो कर रहे हैं राइट। पर एक चीज़ याद रखो कि आर्टिकल 21 भी है, ये दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। भाई मेरे मान लो कि जो वो रास्ते का यूज कर रहे हैं उसके कारण दिक्कत भी हो रही है। तो वही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्यूरोक्रेट को अब ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है तो वो कैसे रिएक्ट करे, सेल्फ अवेयर रहे। जैसे मान लो उसको, भाई मैं वो तुम्हें एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग वाले फर्स्ट वीडियो में, कि जैसे मान लो कि धरने दिए बैठे हैं, तो आप उसको हटाने के लिए आपको ऑर्डर आया, तो आप ऐसे नहीं मारपीट करोगे, आप उनसे बातचीत करो और आपको उनका कंसर्न बताओ, और उनके कंसर्न में सेल्फ अवेयर रहो। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो सेल्फ अवेयरनेस, जो फर्स्ट इसके अपनी कैपेबिलिटीज़ देखा, इसका क्या रोल होता है
ये भी अपन ने देखा। अब अगला पॉइंट है अपना सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट इन द सेंस क्या हो गया कि भाई आपको अपने आप की इमोशन को समझना, उनको मैनेज करना और कैसे रिएक्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तुम्हारा आएगा एक तो सेल्फ कंट्रोल में। सेल्फ मैनेजमेंट मतलब क्या हुआ, सेल्फ कंट्रोल करना, ट्रस्टनेस मतलब किस पे विश्वास करना चाहिए, किस पे नहीं विश्वास करना चाहिए, क्या है सब कुछ। फिर कर्तव्य निष्ठा, फिर अनुकूलनशीलता और नवाचार के प्रति उत्सुकता। एक ब्यूरोक्रेट को हमेशा याद रखना कि उसको अनुकूलन होना पड़ता है हर सिचुएशन, उसके ज़रूरी नहीं कि आपके अकॉर्डिंग ही हो। इसीलिए बोला ना कि जैसे बहुत सारे कुछ लोग मैं देखा हूँ कि एक इन्वायरमेंट के बाहर हो, ना तो उनको नींद आती है, नहीं, अगर आप ब्यूरोक्रेट हो तो आपको हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, रिएक्ट, अनुकूलन होना पड़ेगा। वहाँ के जैसे लोग हैं, मैं देखा हूँ कि बहुत सारे लोग जैसे होता है ना कि जैसे पानी है, पानी को मतलब जैसे मतलब बिस्लरी वाला पीते हैं, अपने बॉडी को ऐसा बना लेते हैं कि ओनली बिस्लरी के अलावा कोई पानी पीते हैं तो बीमार हो जाते हैं। पर नहीं, एक ब्यूरोक्रेट को मतलब मैं ऐसे नहीं बोला कि गंदा पानी पियो ये है, परंतु आपको अनुकूलन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखो आप शहरों में रहे ठीक है, आपको फैसिलिटीज़ मिल सकती है, पर अगर आप गाँव में जा रहे हो तो वहाँ पे तो आपकी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी ना, तो अनुकूलन होना चाहिए। और दूसरी बात, इनोवेटिव आइडियाज़ के प्रति होना चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्यूरोक्रेटिक इसीलिए बोला गया कि जो आज का जो टेक्नोलॉजी ज़माना है, डिजिटल है, डिजिटल अब ज़माना है, तो इसमें आपको ब्यूरोक्रेट्स को जो नई टेक्निक आ रही है उसके प्रति मतलब डीएनए बिल हो गया, इनके प्रति अवेयर होना पड़ेगा और उत्सुकता होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में जानने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो अगर वो सेल्फ मैनेजमेंट इन चीज़ों के साथ नहीं करेगा तो स्वभाव सी बात है कि एक अच्छा प्रभावी अगर वो नहीं बन पाएगा एक ब्यूरोक्रेट। थर्ड इसका जो सबसे पॉइंट अपने की कैपेबिलिटी देख रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, वो है सोशल अवेयरनेस। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि सहानुभूति, संगठनात्मक बोध, सेवा उन्मुखता। इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है सोशल अवेयरनेस का, जो सबसे मेन आता है कि देखो क्या होता है ना, वर्क जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उनकी वर्क लाइफ के कैसे बैलेंस, मतलब जैसे एक ऐसे नहीं कि ब्यूरोक्रेट की लाइफ की ऐसे नहीं कि ओनली सोशली लाइफ है, उसकी पर्सनल लाइफ भी है, उसके बच्चे भी हैं, वाइफ भी है, पेरेंट्स भी है, सब कुछ है। अब ऐसा नहीं है कि अपना सोशल लाइफ के लिए वो पर्सनल लाइफ ख़राब कर दे, नहीं, दोनों में मैनेज करना यही है। सोशली उसको अवेयर रहना पड़ेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा कि जैसे मान लो ब्यूरोक्रेट है, अब मान लो कि अब वो मान लो कि ऑफिस में है तो ऑफिस की तरह रिएक्ट करेगा, और घर पे जब जा रहा है तो ऐसा नहीं कि ऑफिस के टेंशन को लेके वो घर पे जाके रिएक्ट कर रहा है, नो, उसको वहाँ पे एकदम कूल हो जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में जैसे मान लो कि जो होता है कि आप सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सब फैमिली वालों के साथ में करो, 3 महीने के साथ बाद में आप घूमने फिरने जाओ, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप एक शायद यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है या इंटरव्यू में भी क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि आप आपसे पूछा जाए कि आप एक ब्यूरोक्रेट हो, आप फैमिली पिन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, कि आप अच्छे ब्यूरोक्रेट हो, नो, जब तक आप बैलेंस नहीं कर सकते, एक अच्छे ब्यूरोक्रेट होने के लिए आपको एक अच्छा फैमिली मेम्बर भी होना बहुत ज़रूरी है। चाहे फैमिली आप किसी लाइफ पार्टनर मान लो या एक पेरेंट्स मान लो या किसी का बच्चे हो, तो वो है बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेट का मतलब कि आप ओनली अपनी जो सोशल लाइफ है वही इंपॉर्टेंट है, जो पर्सनल लाइफ है वो नहीं। आपको दोनों में बैलेंस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब कर पाएगा, जब वो इमोशनल इंटेलिजेंस रह पाएगा। कि इस तरीके जैसे मान लो कि ब्यूरोक्रेट है, मान लो किसी दंगे में गया था, अब वो घर आ रहा तो ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव क्या हुआ, वो क्या झेला वहाँ पे, वो रिएक्ट नहीं करेगा। वो पीस माइंड से अगर इमोशनल इंटेलिजेंस रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के साथ खेलना, ये सब कुछ चीज़ें। अगला है अंतर इंटरनल डिपार्टमेंट वो समन्वय। तो इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि जैसे क्या क्या होता है कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं तो इनको जैसे मान लो कि आज का जो है देखो प्राइवेटाइजेशन बहुत हो रहा है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, इंटर डिपार्टमेंटल जो डिपेंडेंसी होती है तो उनके समन्वय करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट सेक्टर को एकदम नेगलेक्ट कर दो, ऐसा नहीं है, आपको उनको ज़रूरत है वहाँ उनको यूज करो। इसीलिए जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो इन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यूज़ करते हैं। और उसके बाद में जैसे कोई भी मान लो कि आपके ऑफिस में आ रहा है, उसे अच्छे से प्यार से बात करो, ये बहुत है, ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करने का बहुत अच्छा तरीका है। आप उससे बात करो, हाथ मिलाओ, या मान लो कि आपके डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके साथ आप मैसेज कन्वे करो। और एक चीज़ याद रखो कि जो इंपॉर्टेंट है कि जैसे सबसे मान लो कि मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ये आपने टेक्स्ट मैसेज किया, उसका नॉर्मल इफेक्ट पड़ेगा। आप मान लो व्हाट्सएप के साथ किया, कुछ इमोजी के साथ किया, उसका और अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। परंतु आप एक खुद कॉल करके मान लो बधाई दे रहे हो जो भी है, तो उसका बहुत अच्छा है, इससे एक पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप होता है। अगर आप ब्यूरोक्रेट हो, ये नॉर्मल लाइफ में भी आपको जो किसी का बर्थडे है क्या है, अगर आप उसको विश कर रहे हो, नॉर्मल बर्थडे लिख के विश दे, तो उसमें इतना अच्छा नहीं है। आप उसको पर्सनली कॉल करो, बधाई दो, उसके बारे में जानो, वो बहुत अच्छा रहता है।
और वो व्यक्ति हमेशा आपको याद रखेंगे इस चीज़ के लिए। फिर जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये सब चीज़ें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सोशल अवेयरनेस होना एक ब्यूरोक्रेट में बहुत ज़रूरी है। किन लोगों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, कहाँ कैसे किससे बात करनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ब्यूरोक्रेट ये नहीं कर पाते तो इतना नहीं कोई परफेक्ट IAS अधिकारी नहीं बन पाएंगे। ठीक है, अगला जो अपना पॉइंट है इसी कैपेबिलिटीज़ में देख रहे हैं, एम्पैथी। एम्पैथी मतलब कि सामने वाला को दुख हो रहा है तो उसके दुख में दुख होना, अगर खुश है तो उसे खुश होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या है कि संबंधों का मैनेजमेंट होता है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है एम्पैथी होना। और एक ब्यूरोक्रेट में एम्पैथी है तभी वो एक चीज़ याद रखो कि अपने आप को मोटिवेट रख पाएगा, और वो तभी ही एक कार्य ईमानदारी से कर पाएगा। नहीं तो खुद सोचो कि जैसे मान लो कि जो अपना ये होता है EDS होता है, वहाँ सोचो कि कितना गंदा अनाज मिलता है। ये रियलिटी है इंडिया की। क्यों? कि ब्यूरोक्रेट जो है एम्पैथी नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है। वो नहीं सोच पा रहे कि जो ये अनाज मान लो कि ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू क्या करते हैं ना, EDS में जो अच्छा अनाज आता है मान लो गवर्नमेंट की तरफ से, तो जो मार्केट मान लो ख़राब जो है उससे रिप्लेस कर देते हैं। हकीकत है, ये होता है। तो अब सोचो कि अगर मान लो कि ब्यूरोक्रेट एम्पैथी वाला होगा, सेंसिटिविटी होगा, तो ये चीज़ करेगा? नो, कभी नहीं करेगा। खुद सोचो कि जब वो सोचेगा कि यार इस अनाज को मैं नहीं खा सकता तो मैं कैसे लोगों के लिए डिलीवर कर सकता हूँ इस चीज़ को। तो एम्पैथी होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक ब्यूरोक्रेट में। ठीक है, अगला जो पॉइंट है इसी कैपेबिलिटीज इमोशनल इंटेलिजेंस का, वो है मोटिवेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस से मोटिवेट होता है व्यक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मोटिवेशन। देखो एक चीज़ याद रखो, ब्यूरोक्रेट के लिए कोई मोटिवेशन नहीं होता। जैसे अभी अपन UPSC प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें मोटिवेशन लेवल क्या होगा कि होप, आशावादी होना। तो ये कौन सी इमोशनल इंटेलिजेंस के पॉजिटिव इमोशन है ये, आशावादी होना, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये मोटिवेशन होना। तो सोचो कि अब जब ब्यूरोक्रेट होते हैं तो सोचो उनके पास में क्या मोटिवेशन होता होगा। मोटिवेशन होता है लोगों का जो, वो मैं इसका एक वीडियो शेयर करूँगा आपके साथ। एक अभी एक IPS था असम कैडर में। तो उसका क्या हुआ था कि जैसे अभी सरकार चेंज हुई है ना, तो उसके कारण उसका ट्रांसफ़र हो रहा था। तो उस IPS ने क्या किया था, बहुत अच्छा काम किया था वहाँ पे। जो महिलाओं के प्रति रिलेटेड जो क्राइम्स है, जो भी चाइल्ड से रिलेटेड क्राइम है, मतलब जितना भी जो होता है ना कि सोशल क्राइम है, सोशल बुराइयाँ है, उसके प्रति उसने बहुत अच्छा काम किया था। देखो इसलिए बोला ना कि देखो वो देखना वीडियो, मतलब ये होता है कि मतलब अगर आप अच्छा कार्य करते हैं ना तो क्या मिलता है, वो चीज़ जो पैसों से आप नहीं खरीद सकते वो चीज़ मिलती है आपको। तो वो क्या होता है कि जब उसका ट्रांसफ़र हो रहा था तो वो पूरे जो लोग थे वहाँ पे आके, मतलब अभी जस्ट 4 या 5 दिन पहले की बात है ये, तो सब लोग रो रहे थे वहाँ पे उसके लिए, नहीं कि हम आपको ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे। तो फिर वो बोला कि नहीं नहीं नहीं, आप घबराओ मत, आप जो भी आएगा वो भी अच्छा यही काम करेगा। परंतु मेन इंपॉर्टेंट बात है कि वो जब वो लोगों को ये प्यार देखा तो उसने बोला कि मैं जो ये फ़ील कर पा रहा हूँ अभी, जो आप लोगों ने मुझे फ़ील कराया है, ये हमेशा मुझे मोटिवेट करेगा आगे आने वाली बाधाओं का निपटान के लिए। सोचो, ये बहुत अच्छी लाइन है कि देखो यही है ब्यूरोक्रेट, अगर आप ईमानदार ब्यूरोक्रेट बनते हो ना, वो चीज़ मिलेगी आपको जो आपको सपने में बोलते हैं ना कि पैसा कमाना नहीं, जो वो चीज़ मिलती है ना किसी को हेल्प करने से। आप जो ब्यूरोक्रेट, देखो इसलिए बोला हूँ, अगर आप UPSC चुने हो तो आपका मकसद इसमें ये होना चाहिए कि मैं लोगों की कैसे हेल्प कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी इनिशिएटिव ये उठाया हूँ, ये क्या है, एक हेल्प ही है। मुझे खुशी मिल रही है इससे, मुझे कोई इसमें पैसा नहीं मिल रहा, कुछ ही नहीं, पर मुझे खुशी मिल रही है, सबसे बड़ी बात यही है। अगर आप ब्यूरोक्रेट बनने की तरफ अग्रसर हो, UPSC को आप सीरियस लेते हो, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि मैं लोगों में क्या बदलाव ला सकता हूँ, मैं सोसाइटी में क्या जो बुराइयाँ फेस कर रहे हैं उसमें क्या है वो चेंजेस ला सकता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मोटिवेशन, यही मैं बोला हूँ कि यही आपकी पढ़ाई में और आगे आने वाली लाइफ में यही काम करेगा। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा आप IAS अधिकारी बनो, अगर नहीं भी बनोगे, मोटिवेशन है कि लोगों के मुझे लाइफ में चेंजेस लाने हैं, तो आप इसी मोटिवेशन के साथ जैसे UPSC से अभी जुड़े हुए हो और अपने लक्ष्य के प्रति कटिबद्ध हो, वैसे ही आप जीवन के आगे आने वाली समस्याओं का समाधान करोगे। तो ये होता है कि जो मोटिवेशन लेवल का इमोशनल इंटेलिजेंस अगर कोई व्यक्ति होगा वो मोटिवेशन लेवल हाई रहता है क्योंकि पॉजिटिविटी उसके अंदर होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने एग्जांपल देखे। अब इसका अपन एक मतलब माइन्यूट लेवल पे अपन देख लेते हैं कि जैसे बोले थे कि क्या इमोशनल इंटेलिजेंस का मापन हो सकता है, बोला हाँ, इसका कुछ क्राइटेरिया है। डेली गोल्डमैन ने बताया था कि 4 क्राइटेरिया है, इसके बेसिस पे अपन इमोशनल इंटेलिजेंस का पता कर सकते हैं। तो ये अपने आप में भी आप अपने आप के भाई कैसा है इमोशनल इंटेलिजेंस हो या नहीं हो, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर देखो मैं बताऊंगा आगे जाके कैसे इसको बढ़ाना है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़ाना है
एक अच्छी लाइफ के लिए भी और आगे आने वाले एक अच्छे ब्यूरोक्रेट बनने के लिए। तो इससे पहला यह है कि आपका रहन सहन स्तर कैसा है, आप कैसे रह रहे हो, निष्क्रिय अवस्था में हो, साफ सफाई नहीं है, ये है। तो वेल बींग मतलब आप कैसे रह रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का मापने के तरीके हैं। फिर दूसरा सेल्फ कंट्रोल, आप में कितना कंट्रोल है, आप भावुक हो जाते हो जल्दी से, या मान लो कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाते हो, ठीक। फिर है कि परानुभूति, मतलब दूसरे की फीलिंग को समझ जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो बताया एग्जांपल, किसी के दुख को दुख समझना, खुश को खुशी समझना, तो इसे बोला जाता है कि परानुभूति एक ब्यूरोक्रेट में होनी चाहिए। इसलिए तभी सोचो कि जब मान लो कि कोई योजना आई है, कोई किसी गरीब को कितनी ज़रूरत है उस चीज़ की, तो वो उसको एग्जीक्यूट अच्छे तरीके से कर पाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में है सोशल स्किल, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आप आंसर में यूज करना चाहिए, सोशल स्किल। तो ये सोशल स्किल मतलब क्या है कि कैसे लोगों से बिहेव कर रहा है, अपने पढ़ा था ना सोशल अवेयरनेस वाला, तो वही चीज़ है ये स्किल। आप अपने बच्चों के साथ गए तो बच्चों के साथ कैसे बिहेव किए, अगर आप अपनी पत्नी के साथ हो कैसे हो, और ऑफिस में गए तो कैसे हो। देखो ऑफिस का मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। देखो वो वाला तरीका अगर आप अपनाओगे कि अंग्रेजों वाला, कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो और आपके ऑर्डर को फॉलो करें, वो ज़माना गया। अब आप लोगों को मतलब यही चीज़ याद रखो कि ब्यूरोक्रेसी में इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो स्टाफ मेंबर है, चाहे देखना चाहे आप कलेक्टर बनो या आईपीएस बनो या कोई सा भी एक्सवाइजेड डिपार्टमेंट, रेवेन्यू ऑफिसर, कोई भी हो, जब तक आपके लोग जो आपका ऑफिस है वो आपसे जुड़े हुए नहीं होंगे, तो आप तब तक कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता। इसलिए टीम लीडर का कार्य होता है सारी टीम को लेके साथ चलने से। तो इसमें एक चीज़ याद रखना, अगर आपको सफलता मिल रही है तो क्रेडिबिलिटी सब लोगों को देना, ऐसा नहीं कि खुद ही ले लेना, ये बहुत गलत तरीका है। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपका जो टीम है आपको कभी सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये स्किल्स होती है, ये स्किल सीख, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है, स्किल सीखना। कि जैसे मान लो क्रेडिट मिला है तो आप सबको देना, अगर हार मिली है तो सब खुद एक्सेप्ट करना, ना कि अपने जो है उस पर नहीं। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल मैं स्टोरी सुनाना चाहूँगा। अब्दुल कलाम थे ना, तो देखो मैं बता रहा हूँ कुछ कुछ ऐसे जो पर्सनैलिटीज है उनके बारे में जानना चाहिए। अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस, ये बहुत अच्छी जो आइडियल पर्सनैलिटीज है उनके बारे में जानना चाहिए। मैं वहाँ से एक बता रहा हूँ। तो जब ये अब्दुल कलाम थे तो पहली बार जब ये रॉकेट का लॉन्च करने वाले थे, तो इनके जो हेड थे, हेड का नाम मैं भूल रहा हूँ, तो देख लेना एक बार, चाहे तो उसमें पढ़ा होगा आपने, कोई पढ़ा होगा। तो सतीश धवन का मतलब ऐसा कुछ थे, मतलब विक्रम साराभाई ये कुछ थे, है ना, तो वो हेड थे पर ये जूनियर थे। तो क्या हुआ कि जब इन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया मिसाइल का तो फेल हो गए। अब जो इनके जो लीडर थे उन्होंने क्या किया, सारी जिम्मेदारी ली और अब्दुल कलाम पे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ने दिया। सोचो, तुम्हें पता है ये क्या करता है, जो मान लो कि आपके नीचे जो अब्दुल कलाम है उसको मोटिवेट किया कि नहीं, अगली बार मैं अपने जो सर है, जो लीडर है, इसका सिर आगे नहीं झुकने दूंगा। तो उसने खुद दिन रात मेहनत किया। उसके बाद में वो जब दोबारा लाए तो उन्होंने सक्सेसफुली किया। अब सोचो लीडर का रोल। अब उस लीडर ने क्या किया, उसने किया कि सारा क्रेडिट अब्दुल कलाम को दे दिया। ये होते एक लीडर की क्वालिटी, और वो क्यों है, एक इमोशनल इंटेलिजेंस। यही याद रखना कि जब आप ऑफिस में रहोगे या घर में रहोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं बताया ना कि ये जो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है कि आप इसको अप्लाई करो, डेली लाइफ में अप्लाई करो, आप अपने घर में अप्लाई करो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तभी आप इसको अभी से अप्लाई करोगे, तब आगे जाके आप इसको ब्यूरोक्रेसी में, आंसर राइटिंग में, सब में अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अब मैं इसके कुछ लक्षण होते हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भावना समझ होने के क्या लक्षण है, ठीक है। पहली एक चीज़ याद रखना है इसके, देख मान लो कि आपको कैसे पता लगेगा कि मान लो कोई व्यक्ति भावना इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो उसका कैसा बिहेवियरल होगा, कैसे वो बातें करेगा, क्या है, ये चीज़ें जाननी चाहिए ना। तो देखो पहले तो उसके मीनिंगफुल लाइफ होगी, मतलब उसकी ज़िंदगी का एक उद्देश्य होगा। एक चीज़ जैसे स्वामी विवेकानंद का कोड़ा आपने पढ़ा होगा कि जो विदाउट, जो जिनके जीवन का लक्ष्य नहीं होता है ना, वो फालतू में जीवन जी रहे हैं अपना, जिनका पता ही नहीं मुझे कल उठ के क्या करना है, उनका जीवन निरर्थक है, मतलब कोई काम का नहीं है। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है ना, उनके लाइफ का टारगेट्स होते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात, संतोषप्रद संबंध है। याद रखना कि जैसे मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा कि जो लोग एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जेटिक इन द सेंस, मैं चीज़ अनुभव किया हूँ कि आप जैसे कुछ पर्सनैलिटी से मिलोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर पॉजिटिविटी फील होगी, आप एनर्जेटिक फील करोगे। तो यही होता है, वो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। बहुत मतलब ये रोल देखो, ये आता है नॉलेज, विद द नॉलेज भी आता है, साथ साथ में धीरे इमोशनल इंटेलिजेंस इसका बहुत है ये।
तो आपका जो भी, अगर आप मान लो इमोशनल इंटेलिजेंस होते हो ना, तो संतोषप्रद संबंध होंगे आपके, संतुष्टिपूर्वक संबंध होंगे। ऐसा नहीं किसी के साथ खराब संबंध नहीं रहेंगे, क्योंकि आप इमोशन के साथ बैलेंस करके मैनेज कर लोगे। ठीक है। उसके बाद में क्वालिटी ऑफ वर्क, आप याद रखो कि जब इमोशनल इंटेलिजेंस होते हो तो आपकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होगी, साथ में आपको क्वालिटी ऑफ वर्क है वो भी बढ़ेगा। ठीक है। अगला है सेल्फ डिपेंडेंसी। आप जैसे जो मान लो कि इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होता है ना, वो इधर उधर भागते रहते हैं, इसकी सलाह ले रहे हैं, उसकी ले रहा है, वो अपनी इमोशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो वो अच्छा अच्छा डिसीजन ले पाएंगे ना, सेल्फ डिपेंडेंस कैसे बनेंगे। ठीक है। दूसरी बात, क्रिएटिविटी होते हैं, और मैं बताया था कि इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए तैयार रहते हैं, और ये नए नए जो स्किल्स है उसको प्रमोट करते रहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस जो व्यक्ति होता है। ठीक है। फिर वही हमेशा सोच विचारशील व प्रभावी निर्णय लेने के लिए, इफेक्टिव डिसीजन लेने के लिए ये इनके अंदर कैपेबिलिटीज़ डेवलप होती है। ठीक है। फिर सबसे मेन इम्पोर्टेंट याद रखना कि लाइफ में जो लर्निंग व्यक्ति जो भी होता है, जो जीवन में सीखने के लिए आगे बढ़ता है, वो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। जो हमेशा ऐसा नहीं, मतलब कि जो व्यक्ति ऐसा रहता है ना कि मैं मुझे बच्ची ये बच्चा मुझे क्या सिखाएगा, नहीं। जो व्यक्ति वही इंटेलिजेंट है जो हमेशा अवेयर रहे। यूपीएससी इसीलिए आपको यही करता है कि जो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सब कुछ चल रहा है बाहर, परंतु आप कैसे उसको मैं यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग में, इंटरव्यू में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किससे सीखते हो सर, तो वही है कि आप जैसे मैं बोला कि अब्दुल कलाम का, महात्मा गांधी का, इनसे सीखना चाहिए। ठीक। तो ये कौन करेगा, जो इमोशनल इंटेलिजेंस होगा। फिर वही है कि सफलता के गुण दूसरों को बता नहीं सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखना टॉपर्स आते हैं, वो अपना सफलता के गुण बताते हैं, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का है कि लोगों को और को फ़ायदा हो। ठीक है। फिर वही है, पॉजिटिव होते हैं ये। ठीक है। पॉजिटिव थॉट्स को आदान प्रदान करेंगे। जैसे मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग जो नेगेटिव होते हैं उनके अंदर, तो वो क्या था, नेगेटिव चीज़ों को ही लेके बढ़ते रहते हैं। और ऐसे लोगों से मतलब दूर रहना चाहिए जो आपके अंदर नेगेटिविटी डेवलप कर रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, इसमें नहीं होता है, फालतू की बात है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। नहीं, बी पॉजिटिव, खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। और आप अपने आप को चेक एंड बैलेंस अप्रोच, अपने आप का जो भी आप स्टेप कर रहे हो कितना, आप देखो कि मैंने एक लास्ट मंथ में क्या किया, क्या गलतियाँ रही, चेक एंड बैलेंस करके आगे बढ़ो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आप रहोगे तो आपकी जो, मैं इसलिए बोला हूँ कि मैं एक अपना एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं जब इथिक्स पढ़ता हूँ ना, तो मेरे अंदर आई बनने की और इंटेंसिटी बढ़ती है। मुझे लगता है कि अरे ये अंदर सब कुछ मेरे अंदर है, तो बस मुझे कुछ ही नहीं, थोड़ा और समय का इंतज़ार। तो इसलिए बोला कि धैर्य सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में अपने बेसिक बेसिक चीज़ें सीखी। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में अपन इसका ब्यूरोक्रेसी में क्या इसका यूजेस है, अपन इसको अच्छे तरीके से डिटेल से करेंगे। और उसके बाद में जो सेकंड पार्ट रहेगा इसका, आगे वाले आने वाले पार्ट, उसमें कैसे डेवलप की जा सकती है, इसकी नेगेटिविटी क्या है, सब कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। शायद 2 या 3 लेक्चर और लगेंगे, उसके बाद में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आंसर राइटिंग करना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इजीली आंसर राइटिंग कर पाओगे। यही अंतर है, यूपीएससी का जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं होता। जो जीएस 1 2 3 आपको पढ़ा है आप बना दोगे, पर ये नहीं, आपने इसमें कितना सीखा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसी साथ मैं ये सेशन एंड करता हूँ और होपफुल हूँ कि आपको समझ में आएगा। कोई भी अगर समस्या हो तो आप मुझे बताइए, मैं उसके लिए तत्पर हूँ। और जो भी आपका फीडबैक के लिए, देखो फीडबैक ही मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आप लोगों के लिए मैं और हेल्प कर पाऊँगा। थैंक यू फॉर